गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फुल लेसन प्लान बनाने वाले हैं इतिहास विषय पर, जिसका प्रकरण है गुप्त वंश के शासकों के सामान्य परिचय। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, यहाँ पे 12वें नंबर का है। फिर उसके बाद से विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस भी विद्यालय पे जाते हैं टीचिंग करने वहाँ का नाम लिखते हैं। फिर नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। ठीक है, हम कक्षा 6 पे बनाने वाले हैं। फिर नीचे उसके प्रकरण लिखते हैं, यहाँ पे प्रकरण है गुप्त वंश के शासकों के सामान्य परिचय। फिर नीचे आते हैं सामान्य उद्देश्य। हमने पहले सामान्य उद्देश्य बता दिए, 5 तक तो लिखेंगे, फिर आगे पूर्ववत करके लिख देंगे। फिर बॉक्स बनाते हैं, लिखते हैं क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षणोपरांत, छात्र छात्रा। ये पढ़ाने के बाद जब हम टोटली कंप्लीट कर लेते हैं अपना 40 मिनट का टीचिंग, तो ये देखते कि हाँ जो हमने विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं। जैसे कि हम गुप्तवंश के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी जो मेमोरी लेवल पे होता है, तो गुप्त वंश के शासक का नाम प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। गुप्त संवत किसने चलाया, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर नीचे आता है बोधात्मक उद्देश्य यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि क्या समझ कर के बच्चा इसका ज्ञान देता है, जानकारी देता है या बताता है। तो फिर जैसे व्याख्या करना, वर्णन करना, ये सब आता है। फिर नीचे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में कि वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है कि नहीं। फिर नीचे लिखेंगे शिक्षण विधि, किस विधि से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि और व्याख्या प्रदर्शन विधि से पढ़ाने वाले। व्याख्या प्रदर्शन मतलब कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं, व्याख्या देते हैं, तो बीच में चार्ट, ग्राफ इत्यादि के द्वारा उस चित्र को दिखाते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, मेहरौली के लौह स्तंभ का चार्ट। ठीक है, तो उसको चार्ट पे बनाएंगे। फिर नीचे पूर्व ज्ञान, गुप्त वंश के बारे में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे प्रस्तावना लिखते हैं, उसको फिर एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, यानी छात्र जो वहाँ पे टीचिंग करने गया वो कोई क्वेश्चन करेगा और छात्र उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर जैसे कि दिल्ली में कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, तो फिर उसका नाम बताएगा। ठीक है, फिर कुतुब मीनार के प्रांगण में कौन सा प्रसिद्ध स्तंभ है, तो मेहरौली का लौह स्तंभ। लौह स्तंभ किस वंश से जुड़ा हुआ है, लौह स्तंभ गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। गुप्त वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पे मौन हो जाएगा, आंसर नहीं देगा। तो फिर वहीं पर हम लोग उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम लोग गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुविधियों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत बड़ा लेसन होता है, तो एक बार में सारा पढ़ाना बहुत ही मुश्किल और बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसको छोटे छोटे खंडों यानी कि 2 अनुविधि, प्रथम अनुविधि और द्वितीय अनुविधि में विभाजित करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, प्रथम अनुविधि में गुप्त काल की शुरुआत और गुप्त काल के प्रमुख शासकों के नाम के बारे में बताया गया। फिर से इसका एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें कि शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए शिक्षण बिंदु में गुप्त काल का प्रारंभ। ठीक है, यहाँ एक अनुविधि में 10-12 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 12-13 से अधिक नहीं होने चाहिए और 10 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम ये जो है विकासात्मक प्रश्न, जैसे कि कनिष्क किस वंश का शासक था, पहले हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा दिया है, तो छात्र इसके बारे में हमें बताएंगे, तो वो बताएंगे कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश के बाद किस वंश के ने शासन किया, तो नहीं बता पाएंगे, तो ये अस्पष्ट उत्तर। तो कुषाण वंश के बाद एक नए राजपूत वंश का उदय हुआ, यह गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। इसकी फिर इसके बारे में थोड़ा और ऐड करेंगे कि इसकी स्थापना 319-20 ईस्वी में हुई तथा यह 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसमें जैसे कुछ फैक्ट जो निकल के आए हैं कि गुप्त वंश की स्थापना और फिर 319-20 ईस्वी में स्थापना हुई, 200 वर्षों तक शासन किए, इसको श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे अपने प्रथम अनुविधि को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये देखिए फूल में हम दिखाते हैं, वैसे बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, स्पष्ट दिखता भी नहीं है। फिर ये देखिए,
फिर से वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, पेज समाप्त हो गई थी, तो न्यू पेज लेंगे तो फिर से पूरा तालिका बनाएंगे। तो फिर से शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्याम पटकार, उसी को लिखेंगे। ठीक है। फिर ऐसे गुप्त वंश के कुछ शासक, तो उसके शासकों के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर से कि ऐसे करके फिर विकासात्मक प्रश्न, ऐसे स्पष्टीकरण, ये देखिए श्याम पटकार। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हमने जो टॉपिक लिया था वो थोड़ा छोटा था, तो इसमें 10 क्वेश्चन नहीं बन सकता था, इसलिए हमने इसमें 8 क्वेश्चन बनाया है। देखिए, प्रथम अनुवृत्ति समाप्त होती है तो फिर हम बोध प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ाया है छात्र उसके बारे में पता पा रहे हैं कि नहीं, समझे हैं कि नहीं। ठीक है। तो फिर जैसे कि उसमें जो पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, 4-5 क्वेश्चन, और पूछते हैं। जब छात्र उसका आंसर दे देते हैं तो फिर हम समझते हैं हाँ छात्र ने हमारा पढ़ाया हुआ समझ लिया है। तो फिर हम आगे बढ़, फिर हम उद्देश्य कथन कहते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर देंगे, उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है। इससे हमारा श्याम पटकार्य भी हो जाएगा। फिर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे फिर उद्देश्य कथन बोलेंगे। जैसा कि उद्देश्य कथन, सभी विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया गया है कि श्यामपट पर लिखे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे तथा छात्राध्यापिका द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। फिर आ गया था द्वितीय अन्विति। जैसा कि यहाँ पे द्वितीय अन्विति में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त के विजय व शासन तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का शक विजय। फिर आगे हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है। ये देखिए ऐसे फूल में ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए ये है फिर एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसको चारों तरफ से पैक करके रखेंगे। ठीक है। फिर ऊपर शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्याम पटकार। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु में क्या है कि समुद्रगुप्त की विजय। ठीक है। फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक है। फिर से स्पष्टीकरण देंगे, जो स्पष्टीकरण में तथ्य निकल के आएगा उसको श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। फिर देखिए विकासात्मक प्रश्न, ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं, आर्यावर्त के 9 राज्य तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता था। फिर से आगे देखिए, जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शक विजय। ठीक है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो पीछे बताया गया है हरिशेर ने, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे। फिर नीचे समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना, तो फिर बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं है, तो इसका स्पष्टीकरण में इसको बताएंगे। ठीक है। फिर इस द्वितीय अन्विति में जो पढ़ाया है इसको बोध प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे। जैसा कि देखिए ये बोध प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसके साथ क्या किया, प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के कब चलाए, तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। फिर निरीक्षण कार्य जो कि पहले बताया है वही सेम रहेगा यहाँ पे भी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, हमने 2 अन्वितियों में जो पढ़ाया है उसको पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि हाँ, और इसमें जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य था उसको भी देखेंगे, हाँ जो विशिष्ट उद्देश्य हमने बनाया था वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। पुनरावृत्ति प्रश्न 5 से लेकर के 8 तक के बीच में हो सकते, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8। ठीक है। ठीक है। तो ये रहा पुनरावृत्ति प्रश्न 5। फिर गृह कार्य हमने दिया है कि गुप्त वंश के शासकों के नाम लिख करके लाइए, जिससे बच्चे याद कर सकें गुप्त वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो थैंक यू, आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।